अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अनार के नए रोपित बाग की अच्छी बढ़वार हेतु देखरेख और प्रबंधन, बटेर पालन व्यवसाय एक अधिक आय का जरिया, हमारे राज्य के जिन किसानों ने अनार के नए बाग लगा रखे हैं वो इन बागों से आगे चल करके अधिक फलों का उत्पादन तभी कर सकते हैं जब बाग का उचित तरीके से प्रबंधन किया जाए। तो इस समय अनार के नए बाग में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाना है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी से। किसान भाइयों, उनमें अनार का जो उत्पादन है वो उपोष्ण जलवायु वाली जो अपनी जलवायु है उसका पौधा है। किसान भाइयों, इसको लगाने के लगभग 1 साल बाद में इसमें लगभग 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास 1 साल के पौधे में अपन डालते हैं। अगली साल किसान भाइयों वही लगभग 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम एसएसपी और 500 ग्राम एमओपी अपन डालते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसमें जो पोषक तत्वों की जो मांग है वो भी बढ़ती जाती है और उसी अनुपात में अपन उसको बढ़ाते रहते हैं। किसान भाइयों, जो ये अनार है वो बहुत हार्डी प्लांट है, तो सिंचाई है इसमें वो मौसम एवं जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। आजकल जो अनार में जो अपन बूंद बूंद सिंचाई से अपन इसमें पानी लगाते हैं और बूंद बूंद सिंचाई है वो अनार के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। इसके अलावा अपन पानी की बचत के लिए इसमें अपन पलवार, जिसको अपन मल्चिंग के नाम से जानते हैं, वो पलवार बिछाने से जो वाटर की है वो काफ़ी सेविंग हो जाती है और इसमें लगभग अपन 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपन पानी लगाते रहते हैं। किसान भाइयों, इसमें काट छांट का अनार में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अनार में जो नीचे जमीन के पास में बहुत सारी शाखाएं निकलती रहती है, लेकिन अनार की जो अच्छी सेफ अच्छा आकार देने के लिए अपन 3 से 4 शाखाएं छोड़ देते हैं, बाकी जो शाखाएं हैं उनको अपन हटा देते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अनार की एक शाखा भी रखी जाती है जिसको अपन ट्रेनिंग और प्रूनिंग के नाम से जानते हैं कि एक शाखा ही रखते हैं, लेकिन एक शाखा के रखने से उसमें जो स्टेम बोरर की समस्या है वो ज्यादा आती है, इसलिए इसमें अपन 3 या 4 शाखाएं रखते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो अनार में पुष्पन है वो साल में 3 बार होता है, एक फरवरी मार्च, एक जुलाई अगस्त और तीसरा है वो अक्टूबर नवंबर में। किसान भाइयों, पहला जो फरवरी मार्च में जो पुष्पन होता है उसको अपन अम्बे बहार बोलते हैं, जो कि फरवरी मार्च में होता है और उसमें जो फल हैं वो जुलाई अगस्त में पक जाते हैं। दूसरी जो जुलाई अगस्त में फूल आते हैं वो लगभग अक्टूबर नवंबर में फल पक जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो फूल आते हैं वो मार्च के आसपास वो फल पक जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमेशा यदि अपन तीनों फसल लेंगे तो पौधे की जो उपज और उसकी बढ़वार पे और जो फल की गुणवत्ता पे काफी फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमेशा अपन अनार में जो मृग बहार आती है वो ही इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। मृग बहार में जो फूल हैं वो जुलाई अगस्त में और जो फल है वो सर्दियों में पकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कीड़ों की समस्या नहीं आती, तो मृग बहार हमेशा सबसे ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अनार में जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है
फल फटने की, तो किसान भाइयों जो फल जो मुख्यतः पड़ता है वो एक बोरोन जो अपना न्यूट्रिएंट्स होता है, बोरोन की कमी के कारण फट जाता है। इसके अलावा भी कई सारे कारक हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है, या अपना जो पानी का जो इंटरवल है, जैसे जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 महीने हो गई, या जो बारिश नहीं हुई, तो उसे फल फटने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों इसमें अपन स्प्रे है, टाइम टू टाइम अपन इसमें सिंचाई करके अपन फल फटने की समस्या को काफ़ी हद तक उसमें छुटकारा पा सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों अपन ये जो छोटी छोटी बातें हैं अनार में, उनको अपना के अपन अनार से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। रंगीनी लाख के अच्छे उत्पादन हेतु किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने झारखंड प्रदेश में जंगल बहुत बड़े क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इसमें वहां के स्थानीय और आदिवासी लोग लाख का उत्पादन करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने रंगीनी लाख के कीट अक्टूबर माह में पेड़ों पर चढ़ाए हैं, वो इनसे अच्छी आय उत्पादन के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, आइए जानते हैं IINRG जिला रांची के तकनीकी अधिकारी दिलीप कुमार सिंह से। अभी हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि जाड़ा का मौसम आ गया है, बरसात बादल घिरा हुआ है, ठंडा बढ़ चला है और धीरे धीरे मौसम में बदलाव होते जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह का अगर मौसम होगा तो हमारा फसल पर फफूंद का भी प्रकोप होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। पारंपरिक विधि से लाख खेती करने पर उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है तथा उत्पादित बीज की लाख गुणवत्ता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। पलास और बेर पर अक्टूबर-नवंबर में लगाई गई रंगनी लाख में प्रजनन क्रिया समाप्त होने के पश्चात लाख मोटी होने लगती और मौसम के तापमान में गिरावट के कारण तथा कभी कभी बादल और हल्की बारिश के कारण पेड़ों पर लगी लाख की फसल भी प्रभावित होती है एवं अनुकूल मौसम के कारण शत्रु कीटों की जनसंख्या भी बढ़ती है। तो इन सब से बचाने के लिए हमें लाख के कीड़े में, खास करके रंगीनी लाख के कीड़े पर शत्रु कीट और फफूंद दोनों से बचाने के लिए एक आपको दवा दिखाया जा रहा है, रीजेंट। जो ये दवा है ये फिप्रोनिल 5% EC 1.5 ml मतलब 1.5 ml प्रति लीटर की दर से, मतलब अगर हमारा बाल्टी जो है अगर ये 15 लीटर का है तो 22.5 ml दवा हम उसमें डालेंगे और फिर उसके साथ 15 ग्राम बेवेस्टीन मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से बेवेस्टीन मतलब फफूंद नाशक दवा भी मिलाएंगे और ये दोनों दवा को मिला करके हमें ले जा करके वहीं पर छिड़कना करना है। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे दवा को हमेशा उन्हीं स्थानों पर डालें जहां की लाख की कीट हो। इसके अलावा दवा छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम से तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग ना करें, नहीं तो दवा लाख कीट के खोल को तोड़कर उसके संपर्क में आ जाएगी और शत्रु कीट के साथ साथ लाख कीट भी मर जाएगा। जितना भी शत्रु कीट वहां पर अंडा दिया होगा, उसके बाद से वहां पर उसका अगर लार्वा घूम रहा होगा और फफूंद अगर लगने का संभावना है तो ये सब वहां से खत्म हो जाएगा और हमारा कीड़ा जो है सुरक्षित फिर अपना अगला मोल्टिंग में लग जाएगा। और हम देखेंगे कि जब सेकेंड मोल्ट, थर्ड मोल्ट हो जाता है तब कीड़ा जो है एक तरह से कहा जाए तो थर्ड मोल्ट के बाद मेल और फीमेल जो है वहां से मेल निकलता है और प्रजनन करके वो मर जाता है। ऐसी टहनियां जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हों और विशेष रूप से ऊपरी भाग की, इन्हें सिकेटियर या दावली से सावधानी पूर्वक काट दें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आ जाएंगी और धूप सीधे लाख कीट पर नहीं पड़ेगी।
जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दे, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। इस प्रकार किसान भाइयों, जनवरी फरवरी महीने में आप इन प्रबंधनों को अपनाते हैं तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बटेर पालन व्यवसाय एक अधिक आय का जरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बटेर पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और प्रदेश के जो भी किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं वो इस व्यवसाय को शुरू करने के पहले किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से। इसकी सबसे बड़ी फायदा ये है करने का कि बिल्कुल ही कम लागत में, अर्थात कम पूंजी में, कम समय में और कम जोखिम में आप इसे कर सकते हैं और इसमें काफी अच्छा रिटर्न होता है। कम समय में पैसा आप इसे वापस पा सकते हैं। बटेर को कटर्निक्स अथवा जापानी स्क्वेल कहा जाता है। जो अपने यहाँ पालने के लिए अनुशंसित करते हैं वो जापानी स्क्वेल है। भारत में बटेर पालन की शुरुआत कुक्कुट उद्योग में मांस उपयोग हेतु मुर्गी पालन के एक अच्छे विकल्प के रूप में की गई है। वर्तमान में बटेर पालन अत्यधिक लाभकारी एवं लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। प्रमुख जातियां जापानी बटेर की प्रमुख किस्में हराव, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज आदि हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली द्वारा उपरोक्त प्रजातियों के संकरण द्वारा कुछ नई स्ट्रेन जैसे कैरी श्वेता, कैरी उज्जवल, कैरी पर्ल भी विकसित की जा चुकी है, जो कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी पाई गई है। निश्चित तौर पर अगर आप मुर्गा फार्म देखे होंगे या ब्रॉयलर फार्म जिसे कहा जाता है, उसी तरह से इसकी भी परवरिश उसी ब्रॉयलर फार्म में आप कर सकते हैं। अर्थात ब्रॉयलर फार्म के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती है अगर आपके इर्द गिर्द आसपास है तो फार्म देखकर उसी तरह से फार्म बनाकर आप कर सकते हैं। अमूमन एक के मुर्गे को रखने के लिए 1 वर्ग फीट के स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि 1 वर्ग फीट के स्थान में आप 6 से 8 बटेर को आप पाल सकते हैं। ये बटेर 5 से 6 सप्ताह में विक्रय योग्य हो जाते हैं। चूजों को ब्रूडर गिरी में आने से 8-10 दिन पूर्व ब्रूडर गिरी, बैटरी ब्रूडर, दाने पानी के बर्तन आदि की उचित सफाई कर जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। हैचरी मशीन से चूजों को ब्रूडर गिरी में लाने के तुरंत बाद गुड़, ग्लूकोज आदि का पानी मौसम के अनुसार देना चाहिए। प्रारंभ के 4-5 दिनों तक बारीक स्टार्टर फीड बिछावन पेपर पर ही बिखेर कर देना चाहिए। चूजों को शुरू में प्रथम 2 सप्ताह 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि चूजों की अच्छी बढ़वार लेनी हो तो 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था 5 सप्ताह तक करनी चाहिए। वयस्क बटेरों को भी चूजों की तरह दोनों ही पद्धति बिछाली एवं पिंजड़ा पद्धति में पाला जा सकता है। अमूमन अगर 1000 वर्ग फीट का आपका फार्म अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 30,000 से 32,000 बटेर आप पाल सकते हैं अगर केज सिस्टम में पालते हैं तो। और डीप लीटर सिस्टम में अर्थात बिछाली बिछाकर, जैसे आप ब्रॉयलर फार्म में मुर्गा को देखते होंगे, उस स्थिति में अगर आप पालते हैं तो 1000 वर्ग फीट में 6000 से 7000 बटेर आप पाल सकते हैं। इसको खाने में भी बिल्कुल कम की आवश्यकता पड़ती है। इसका फीड कन्वर्सन रेशियो ब्रॉयलर की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी उच्च श्रेणी का होता है, इसलिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। टीकाकरण। बटेरों में सामान्यतः किसी भी रोग के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ हद तक एंटीबायोटिक्स तथा एंटी स्ट्रेस घोल पानी के साथ आवश्यकता अनुसार देने चाहिए। इसके लिए बाजार में जो फीडर और ड्रिंकर मुर्गे की दुकान में बिकती है वहां से आप ले सकते हैं। छोटे आकार के फीडर ड्रिंकर होते हैं और इनका दाना भी जो मेस राशन होता है उसे ला करके डाल कर इसे खिला सकते हैं। ताजे पानी की व्यवस्था रखनी है और फिर आप इसे बाजार में बेच सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली यह बात है किसान भाई
कि चूंकि इसके अंडे का वजन चितकबरा और मात्र 8 से 10 ग्राम का होता है, तो जो इसके चूजे निकलते हैं वो शुरुआती प्रथम सप्ताह में बड़े ही नाजुक होते हैं। इसलिए शुरू में 1 सप्ताह या 10 दिन उनके विशेष ख्याल रखने की अर्थात देखभाल की आवश्यकता है। इसलिए ब्रूडर हाउस में विशेष रोशनी का प्रबंध, विशेष कर से गर्मी का प्रबंध नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही 7 या 10 दिन उनकी जिंदगी का बहुत अहम होता है, मृत्यु दर उसी में अधिक होती है। अतः ब्रूडर हाउस प्रबंधन अगर आप सही करेंगे तो निश्चित तौर पर से मृत्यु दर नहीं होगी, और 10 दिन के बाद फिर इनके शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। वैसी स्थिति में फिर ये नहीं मरते हैं। तो आप इस तरह से आप बटेर पालन आप शुरू कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में अगर आप इसकी विशेष जानकारी चाहते हैं तो आपने निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क स्थापित करके वहाँ के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से अथवा प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से अथवा जिला पशुपालन पदाधिकारी या सहायक कुक्कुट विकास पदाधिकारी जो आपके जिला में पदस्थापित हैं उनसे ले सकते हैं। पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय है जहाँ इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, और वहाँ पर आप आकर देख भी सकते हैं। तो प्राचार्य बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना 14 के पते पर, या प्राचार्य रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची झारखंड के पते पर आप संपर्क स्थापित करके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक दीपक कुमार ने। यह सरसों की फसल में लगने वाले माहू कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सरसों में लगने वाले मुख्य कीट एवं उनका किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए। जनवरी फरवरी महीने में जब इनके फूल आने की अवस्थाएं हो जाती है सरसों की, और मौसम भी थोड़ा सा इस तरह से बादल हो जाते हैं आकाश में, तो उस समय क्या है कि एक इसका जो मुख्य कीट है माहू, जिसे अपन लोकल भाषा में चेपा भी कहते हैं, ये कीट क्या है कि उस दिशा से आकर के जो बाउंड्री या जो खेत की मेड़ है उस वाले पौधों पे सबसे ज्यादा आकर के बैठता है। तो अपने को ये करना चाहिए कि जब लगातार अपने को जब भ्रमण करते हैं खेत पे, तो अपन इसको शुरुआती अवस्था में ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस कीट का एक विशेष चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिससे क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो चिपचिपी हो जाती है, और उससे जो प्रकाश संश्लेषण की, जिसे फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं हो पाती, जिससे क्या है कि जो पौधे हैं वो भोजन नहीं बना पाते हैं, और जो नई नई पलियां बन रही होती है और जो फूल है उसे क्या है कि उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो वो उसमें जो बीज होते हैं, दाने होते हैं सरसों के, वो भी क्या है कि बिल्कुल सिकुड़े से हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने को जो बाउंड्री पे जो भी इस तरह के प्रकोपित पौधे दिखाई दे, जहाँ पे फूल वाला भाग हो, तो वो उनको क्या है कि अपने को इकट्ठा करके और एक तरफ नष्ट कर देना चाहिए। उससे क्या है कि अपनी फसल 1 सप्ताह तक आगे जो प्रकोप होना चाहिए वो तो नहीं हो पाता है। फिर भी अगर अपन उसके तोड़ भी नहीं पाते हैं और देरी से बुआई की हो, तो उसमें क्या है कि उस फसल में या सरसों में अपने क्या है कि माहू का प्रकोप काफ़ी हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि फिर अपने को कीटनाशक रसायनों का काम में लेना चाहिए। तो इसके लिए एक मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण होता है, 20 से 25 किलो उसको खेत में बुरकाव कर दें, या मिथाइल डिमेटोन 25 ईसी जो कि 1 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपने को विशेष ध्यान, जब ये सरसों की फसल है, फूल वाली फसल है, तो अपने को कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा किसान भाइयों को अपने खेत पे लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। और किसान भाइयों, जहाँ पे मोइला होता है तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि कुछ अपने किसानों के मित्र कीट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें लेडी बर्ड बीटल, एक सरफिट फ्लाई, ये कुछ ऐसे कीट हैं जो उस महू की संख्या को कम करते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है और एक उनका जो प्रकोप है वो इतना नहीं हो पाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपने परभक्षी कीट है तो अपने को उसी स्थिति में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आजकल अपना जो
जैविक कीटनाशक भी बाजार में उपलब्ध है। तो एजेड्रेक्टिन नामक जो नीम आधारित कीटनाशक है, तो इसका क्या है कि 0.03% के हिसाब से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, अपना कीट प्रबंधन भी कर लेंगे और जो मोइला का जो प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। इसी के साथ में मैं किसान भाइयों ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो फसल है तो इसको समय पे बुआई करें। समय पे बुआई करने से क्या, अगर अगेती बुआई करेंगे तो इसमें मोइले का प्रकोप कम होने की संभावना रहती है, क्योंकि अपने समय पे कटाई हो जाएगी। अगर अपन देरी से बुआई करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से मोइला का प्रकोप काफ़ी होता है और उससे अपने उत्पादन, जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो काफ़ी गिर जाती है। तो एक है लगातार अपने को भ्रमण करते रहना चाहिए, उससे जो ऊपर वाले भाग हैं जहाँ जहाँ पे शुरू में दिखाई दे उनको इकट्ठा करके नष्ट कर दें और आवश्यकता हो तो ही अपने को कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु कैसे करें फसल का प्रबंधन। जनवरी फरवरी माह में आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।